हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे थे। उदारवाद उदारवाद का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। अब है उदारवाद की प्रकृति। यदि हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति में उदारवाद का उदय और विकास के चरणों को हम पढ़ेंगे कि उदारवाद कहाँ कहाँ किस रूप में आया। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड की क्रांति की। तो इंग्लैंड की क्रांति 1688 1688 में हुई और इस क्रांति का नाम है गौरवपूर्ण क्रांति। सवाल आता है इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? 1688 में। और इस क्रांति का नाम क्या था? गौरवपूर्ण क्रांति थी। ये क्या कहती है कि राज्य को मानवीय संस्था माना गया। इन्होंने कहा कि राज्य जो है वो मानव से मिलकर बनी हुई एक संस्था है और राज्य बाद में आता, पहले मानव है। यहां से दो सवाल बने। इंग्लैंड की क्रांति का नाम क्या था? गौरवपूर्ण क्रांति है। ये भी पूछ सकते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो इंग्लैंड से है। कब हुई थी? 1688। यहाँ एक बात जानने लायक और भी है। ज्यादातर मामलों में स्वतंत्रता संग्रामों में हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन इंग्लैंड को यदि देखें तो बहुत कम हिंसक घटनाएं यहाँ हुई। और यहाँ जो परिवर्तन हुआ है वह स्वतः ही समय के साथ हुआ है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती चली गई वैसे वैसे यहाँ की परिस्थितियां बदलती गई और कानून निर्माण स्वतः ही आगे बढ़ता चला गया। हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में और इस क्रांति का जो मूल एजेंडा था वो था समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता। और ये तीनों बिंदु इसमें निकल कर आए। इन्होंने जोर दिया कि सबसे पहले समानता आनी चाहिए, बंधुत्व आना चाहिए और स्वतंत्रता आनी चाहिए, तभी किसी प्रकार की स्वतंत्रता संभव हो सकती है, आजादी हो सकती है। और निरंकुशता का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने अराजकता, निरंकुशता, राजतंत्र का इन्होंने विरोध किया और कहा कि अब वर्तमान समय में समानता होना बहुत जरूरी है, बंधुत्व होना बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता, समानता हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे डिटेल से। इसको हम लिबर्टी कहते हैं, इसको हम इक्वलिटी कहते हैं। और हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बिना समाज में जीना संभव नहीं है। समानता को लेकर हमारे संविधान में कानून बने हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग अभी 12th में भी पढ़ेंगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे। स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार, समानता से संबंधित मूल अधिकार, तो वहां और डिटेल से पढ़ लेंगे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये भी लगभग 1779 के आसपास था, क्योंकि 76 में इसने स्वतंत्रता की घोषणा, संग्राम चलाया और लगभग ये 80 के आसपास, 79 के आसपास ये स्वतंत्रता संग्राम हो गया कंप्लीट। वैसे 1779 इसको माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद इसमें व्यक्ति के अधिकारों पर बल दिया। व्यक्ति के अधिकारों पर क्या दिया? बल। अमेरिका को उन्मुक्त समाज भी कहा जाता है। उन्मुक्त समाज भी कहा जाता है। अब ये उन्मुक्त समाज क्या होता है? ऐसा समाज जो अपने अधिकारों पर सर्वाधिक बल देता हो, यानी कि उसे राष्ट्र से पहले अपने अधिकार चाहिए। हर हाल में वहां की सरकार नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती। उन्मुक्त समाज कहलाता है। ऐसा समाज जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा अधिकार नागरिकों के पास हो और नागरिक एक खुला स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हो और सरकार उसे ना रोक पाए, तो उन्मुक्त समाज कहलाता है। अमेरिका में नागरिकों के अधिकार सबसे ज्यादा हैं। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अधिकार अमेरिका के पास ही हैं और वहां का प्रशासन वहां की आम जनता पर नियंत्रण कम रखता है, बाकी लोकतंत्र बाकी देशों के मुकाबले। उदारवाद व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात करता है। हमने कल देखा था उदारवाद का सीधा अर्थ था लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म को हमने जब लैटिन भाषा में कन्वर्ट किया तो लीबर शब्द निकल कर आया था और हिंदी भाषा में स्वतंत्र शब्द निकल कर आया था। उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं, समर्थक बेंथम एडम स्मिथ थे और 3 प्रकार की विचारधारा इसमें निकल कर आई। प्रारंभिक, फिर 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? उदारवाद की प्रकृति। उदारवाद की प्रकृति को यदि हम देखें
तो इसके उदय और विकास के चरणों से हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं वही क्या है, इसका नेचर है, लिबरलिज्म का नेचर है। हमने 3 क्रांतियां पढ़ ली। पहली थी गौरवपूर्ण क्रांति, जो कहां हुई, इंग्लैंड में। इसका क्या उद्देश्य माना इन्होंने कि राज्य मानव से मिलकर बना हुआ है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जो आधार क्या था, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता। यहां से सीधा सवाल ये भी पूछा जाता है, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की बात कौन सी क्रांति करती है, तो वो कौन सी करती है, फ्रांस की क्रांति करती है। सवाल ये भी आता है, व्यक्ति के अधिकारों पर सबसे ज्यादा जोर कौन से देते हैं, तो अमेरिका के लोग देते हैं। और उदारवाद क्या करता है, व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा। यदि हम उदारवाद की प्रकृति में ही परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में मॉन्टेस्क्यू तो शक्ति से संबंधित सिद्धांत की बात भी करते हैं। जब हम शक्ति पढ़ेंगे, 11th क्लास में भी हमने शक्ति पढ़ी थी, तो उसमें मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत वहां आया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की हम बात करें तो मोस्टली अमेरिका में पाया जाता है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या होता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना शक्ति पृथक्करण कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो विभिन्न संस्थाओं में शक्ति का बंटवारा, संस्थाओं में शक्ति का बंटवारा शक्ति पृथक्करण कहलाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये पूरा देश है, मान लीजिए इसमें ए नाम का शासक है और पूरे देश को केवल यही कंट्रोल कर रहा है, तो ये शक्ति केंद्रीकरण कहलाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी संस्थाएं और बना देता है अपने अधीन, तो ये शक्ति पृथक्करण कहलाता है। अपने से अधीनस्थों को शक्ति प्रदान करना शक्ति पृथक्करण कहलाता है। सवाल आता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया मॉन्टेस्क्यू ने। क्या था कि संस्थाओं में शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक सुशासन की व्यवस्था हो सकती है। शक्ति का केंद्रीकरण किसी भी राज्य के लिए सही उचित नहीं हो सकता। जॉन लॉक जो उदारवाद के जनक भी हैं, जॉन लॉक ने, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को। तो जॉन लॉक किसके जनक हैं, उदारवाद के जनक भी हैं। राजनीतिक कार्य सीमित होते हैं, सीमित शक्ति की बात इन्होंने कही। राजनीतिक कार्य कैसे होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए राजनीतिक शक्ति भी कैसी होनी चाहिए, सीमित ही होनी चाहिए। ये कहते हैं कि राजनीतिक कार्य कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, इसीलिए राजनीतिक शक्ति भी कैसी होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। जब हम शक्ति पढ़ेंगे इसी क्लास में तो शक्ति के बहुत सारे प्रकार भी हमें देखने को मिलेंगे। राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, बहुत सारे प्रकार की शक्तियां होती हैं। जो लोग कह रहे हैं राजनीतिक कार्य कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, इसलिए राजनीतिक शक्ति भी कैसी होनी चाहिए, सीमित मात्रा में मिलनी चाहिए। असीमित राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए जो अराजकतावादी और तानाशाही शासनों में होती है। एडम स्मिथ, आपको याद होना चाहिए, स्मिथ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। जैसे राजनीति विज्ञान के अरस्तु जनक हैं, इसी प्रकार से एडम स्मिथ किसके जनक हैं, अर्थशास्त्र के हैं। एडम स्मिथ कहते हैं हस्तक्षेपकारी राज्य के ये हमेशा समर्थक रहे हैं। अब ये यहाँ पर समझना होगा क्या है, ऐसा राज्य जो जनता के जीवन में या नियम कानून बनाते समय कम से कम भागीदारी निभाए और राजनीति को कम से कम रखे, नियंत्रण कम से कम रखे, दल इंटरफेयर कम से कम करे, नागरिकों को जीने की ज्यादा आजादी मिले, राज्य अपना नियंत्रण थोड़ा कम रखे, तो स्वतः ही हमें देखने को मिलेगा कि राज्य बहुत लिमिटेशन में आ जाएगा और नागरिकों के अधिकार बहुत ज्यादा आसानी से उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये कहता है राज्य ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि ये हर एंगल से कंट्रोल ही कर ले। इसे क्या मानता है, अनिवार्य बुराई मानता है, किसको, राज्य को। एडम स्मिथ और बेंथम कहते हैं, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, कहते हैं हस्तक्षेपकारी राज्य के समर्थक हैं,
यानी कि राज्य बिल्कुल कंट्रोल नहीं करने वाला होना चाहिए। राज्य अपना नियंत्रण ना के बराबर रखे। राज्य आवश्यक तो है लेकिन अनिवार्य बुराई है, वो सही चीज नहीं है, वो नियंत्रण करता है ज्यादा। फिर इसके बाद अगर देखें तो वास्तव में उदारवाद जब आया तो उदारवाद ने मुख्य धारणा थी कि राज्य, उदारवाद से अगर पहले देखें तो मुख्य धारणा थी कि राज्य ईश्वरीय संस्थान है। राज्य क्या है? ईश्वरीय संस्था है। ये सबसे प्रारंभिक धारणा थी कि राज्य ईश्वरीय संस्था है और उसका जो मालिक है राजा, वो ईश्वर की देन है। बाद में क्या आया? पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण ने इस भ्रांति को तोड़ दिया और राज्य को क्या बना दिया? मानवीयकृत संस्था बना दिया और माना कि जो राज्य है वह किसकी देन है? मानव की देन है। और राज्य मानवीकृत संस्था है, ना कि ईश्वरीय संस्था है। यहां से सवाल क्या क्या बने वो देखते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है? पहली बात, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है? शक्ति को एक जगह ना रहकर अपने अधीनस्थों के बीच में बांटना क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहलाता है। किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। उदारवाद के जनक कौन है? जॉन लॉक साहब हैं। और जॉन लॉक ने क्या कहा कि राजनीतिक शक्ति कैसी होती है? सीमित मात्रा में होती है। राजनीतिक कार्य कैसे होते हैं? सीमित मात्रा में। इसलिए राजनीतिक शक्ति भी कैसी होनी चाहिए? सीमित मात्रा में होनी चाहिए। एडम स्मिथ किसके जनक हैं? अर्थशास्त्र के हैं। और अर्थशास्त्र में क्या कहा? एडम स्मिथ और बेंथम ने क्या कहा? हस्तक्षेपकारी राज्य के क्या है? ये समर्थक हैं कि राज्य कम से कम कार्य करे। और राज्य आवश्यक तो है लेकिन परंतु अनिवार्य क्या है? एक बुराई है जो नागरिकों पर अधिकारों को नियंत्रित कर देता है। अधिकार खुलकर नहीं मिलते, स्वतंत्रता खुलकर नहीं मिलती। फिर प्रारंभिक अवस्था में यदि उदारवाद को देखें तो कैसी संस्था थी? ये ईश्वरीय राज्य था, ईश्वरीय संस्था थी। बाद में लोगों में जागरूकता आई, चेतना आई, स्वतंत्रता के प्रति चेतना आई, तो उन्होंने पुनर्जागरण को अपना लिया। पुनर्जागरण आप जानते हैं इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने पुनर्जागरण को और सुदृढ़ कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने पुनर्जागरण को और बल दे दिया। वास्तव में ये हुआ कहाँ था? इंग्लैंड में हुआ था। ईश्वरीय संस्था है, फिर पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण ने सबसे ज्यादा काट अगर किसी की तो ईश्वरीय राज्य विचारधारा की। इससे ये चेंज हुआ और क्या कहा गया? मानवीकृत संस्था राज्य को मान लिया गया। अब पुनर्जागरण, सवाल उठता है उदारवाद का आने का सबसे बड़ा अगर प्रैक्टिकल कारण है तो वो क्या है? पुनर्जागरण भी है। पुनर्जागरण में बहुत ज्यादा चेंज अगर स्थायीकरण आया तो वो किससे आया? औद्योगिक क्रांति से आया, जो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इससे चेतना और ज्यादा बढ़ी, अधिकारों के प्रति सजगता और ज्यादा बढ़ गई। उदारवाद के हम रूपों की बात करें तो उदारवाद में दो रूप हैं। पहला नकारात्मक रूप और दूसरा सकारात्मक रूप। नकारात्मक रूप की यदि हम बात करें तो इसके बहुत से अन्य नाम भी हैं। नकारात्मक है, उदांत है, शास्त्रीय है, परंपरावादी है, व्यक्तिवादी है। आपसे सवाल यहाँ पर सीधा पूछा जा सकता है कि नकारात्मक उदारवाद क्या है, या यूं पूछा जा सकता है शास्त्रीय उदारवाद क्या है। मोस्टली ये दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, या तो नकारात्मक, शास्त्रीय या परंपरावादी। ये तीन नाम आते हैं क्योंकि इसके दो रूप मोस्टली आते हैं, परंपरावादी और आधुनिक उदारवाद। तो परंपरावादी आता है तो आधुनिक भी पूछ लेता है आपको बहुत बार, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि ये चारों पांचों नाम एक जैसे ही हैं, ये पर्यायवाची हैं। नकारात्मक उदारवाद को उदांत उदारवाद भी कहते हैं, शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, परंपरावादी उदारवाद भी कहते हैं और व्यक्तिवादी उदारवाद भी कहते हैं। बहुत बार आपसे ये पूछ लेगा कि परंपरावादी उदारवाद क्या है। उदारवाद के मोस्टली रूप कितने बताए? दो। पहला परंपरावादी और दूसरा आधुनिक उदारवाद, या सकारात्मक या नकारात्मक भी इसे कह सकते हैं। नकारात्मक उदारवाद, परंपरावादी, शास्त्रीय, व्यक्तिवादी उदांत की विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं। धर्म को व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला मानता है। ये कहता है कि धर्म कौन सा होगा, उसकी शिक्षाएं कैसी होंगी, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, ये व्यक्ति का निजी मामला है। और निजी मामला होने के कारण राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यह बल देता है, निजी स्वतंत्रता की बात करता है, ये सामूहिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता। सीमित राज्य की बात करता है। सीमित राज्य हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसा राज्य जो कानून व्यवस्था में कम से कम इंटरफेयर करे, या ऐसा राज्य जो व्यवस्था को कम से कम चलाए, या ऐसा राज्य जो अधिकार ज्यादा जनता को दे, सीमित मात्रा में कहलाता है। ऐसा राज्य जो कानून का शिकंजा ज्यादा करे, कानून के आधार पर स्वतंत्रता समानता का हनन करे, कौन सा राज्य कहलाएगा? प्रबल राज्य कहलाएगा। सामाजिक एकता की बात करता है। अब इसने निजी धर्म बता दिया, पूंजीवाद बता दिया, इन सब के बावजूद भी कहता है समाज में एकता होनी चाहिए, लेकिन वो राज्य के जबरदस्ती से नहीं, अपने आप होनी चाहिए। पूंजीवाद का ये समर्थन कर देते हैं। अब आप जानते हैं पूंजीवाद केवल अमीरों का समर्थन करता है, और समाज में अमीर कैसे होते हैं? संख्या में कम, गरीब संख्या में कैसे होते हैं? समाज में ज्यादा। निजी संपत्ति का भी ये समर्थन करता है। निजी संपत्ति का समर्थन करने के बाद इसने संघर्ष को पैदा कर दिया, क्योंकि निजी संपत्ति जब होने लग गई तो समाज में वर्ग बनेंगे दो, गरीब और अमीर, और संपत्ति के लिए संघर्ष हो जाएगा। अब इसमें से विरोध भी अगर हम करें, इसका आलोचना करें, तो पहला बिंदु है व्यक्ति का आंतरिक और निजी मामला है। ऐसे में कहीं ना कहीं दो विचारधाराएं हो जाएंगी, एक वे जो कट्टर धर्म वाले हैं, एक वो जो सामान्य धर्म वाले हैं, और इन दोनों में विवाद और संघर्ष जन पैदा हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देते हैं। जहां जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात ज्यादा आती है, वहां राज्य हो जाएगा कमजोर, और आपस में अधिकारों के लिए झगड़ा होना हो जाएगा शुरू। सीमित राज्य की बात करते हैं। ऐसे राज्य में कमजोर व्यक्तियों को अधिकार नहीं मिलते। सीमित राज्य वह होता है जो कानून निर्माण करता है और केवल कुछ मात्रा में प्रतिबंध लगाता है। जहां पुलिस कमजोर होती है, न्यायालय कमजोर होता है और व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, ऐसे में कमजोर लोग आसानी से जीवन यापन नहीं कर सकते। सामाजिक एकता की बात करता है, ये ठीक है, लेकिन सामाजिक एकता में ये नहीं बताया कि इसका माध्यम क्या होगा, आधार क्या होगा और कैसे आएगी। पूंजीवाद का समर्थक, राज्य के लिए पूंजीवाद का समर्थन सही चीज नहीं है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए ये सही चीज नहीं है। निजी संपत्ति संघर्ष को पैदा करती है, और कहीं ना कहीं संपत्ति के लालच में एकत्रित करने में बंटवारे होंगे, एकल परिवार होगा और संघर्ष पैदा होगा। अब यहाँ पर पूंजीवाद, निजी संपत्ति, निजी धर्म, निजी स्वतंत्रता के कारण अमीर लोग एक अलग समूह में निकल कर आए, उन्होंने गरीब लोगों का विरोध शुरू कर दिया, जिससे संघर्ष पैदा हुआ, दो वर्ग बन गए। इसके बाद आई मार्क्सवादी विचारधारा, जिसने गरीबों का समर्थन कर दिया। जैसे ही गरीबों का समर्थन किया, उदारवाद को टेंशन हो गई, उदारवाद के समर्थकों को कहीं ना कहीं आलोचना सताने लगी, अपने पतन का कारण नजर आने लगा। उन्होंने मार्क्सवाद के साथ जाने का फैसला कर